हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट 2 जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, कृपया ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आज यूनिट 2 का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे और हाईएस्टली 2-3 वीडियोस आएगा और यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। और यूनिट 2 ख़त्म हो गया तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। अभी 2-3 और वीडियो बचता है, अगर मुझे लगा कि इसको आपको पढ़ाना चाहिए तो मैं आपको उससे भी पढ़ा दूंगा। और जो भी मेरे मटेरियल्स है, नीचे कमेंट में एक लिंक है गूगल क्लासरूम का, वो आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर ज्वाइन कर लोगे तो उसमें बहुत सारे कुछ अपलोड होगा, समरी नोट्स, इंपॉर्टेंट PYQs उसमें अपलोड होंगे और मैं डिस्कशन भी करूँगा। ठीक है, मतलब आज क्या करने वाले हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो हम जान पाएंगे। एक है मेथड वैलिडेशन। अब समझो सर, मेथड वैलिडेशन क्या है, हमें अब तक समझ नहीं आएगा, अब तक समझ नहीं आएगा लेकिन अब आएगा। ठीक है सर, आप समझा दो। ठीक है, समझा देता हूँ। समझो, मेथड वैलिडेशन मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कितना सही उसका काम कर पाता है, उसे ही कहते हैं वैलिडेशन। मतलब आपने एक इंस्ट्रूमेंट के सहायता से वैलिड रिजल्ट निकले पाए हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अब समझो, मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझो, आपको बोला है, एक आपके पास एक पेपर है, ये है आपका पेपर और आपके पास एक स्केल है। ठीक है, ये क्या है, आपका स्केल जो आपने शोभित भैया के दुकान से खरीदा है, ये स्केल। अब आपको बोला कि बेटा ऐसा करो कि एक स्केल से एक 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचो। तो आपने क्या किया, स्केल को उठाया और इधर ले गए और शायद 10 सेंटीमीटर आपका इधर पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर आपका इधर पड़ेगा, और आप एक लाइन खींच दिए। ठीक है, हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया, स्केल को उठाया और स्केल को वापस रख दिया। अब टीचर इसको चेक भी तो करेंगे ना। जब टीचर टीचर इसको चेक कर रहा था तब इसको पता चला कि ये तो 10 सेंटीमीटर का लाइन हुआ ही नहीं, ये तो सिर्फ 9 सेंटीमीटर का लाइन हुआ। मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड रिजल्ट नहीं दे पाया, आपका जो स्केल है वो 10 सेंटीमीटर नहीं नाप पाया। क्यों नहीं नाप पाया, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हो। है, आपने स्केल को तोड़ दिया या कुछ भी आपने किया है उसके साथ, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो आपने किया है, तो करने की वजह से क्या हुआ, आप सही से ड्रॉ नहीं कर पाए, तो आपका जो भी आपका डेटा कलेक्ट हुआ वो आपका वैलिड नहीं है। सो मेथड वैलिडेशन इंश्योर दैट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीड्यूर प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। मेथड वैलिडेशन हमें देखना पड़ता है कि रिजल्ट एक्यूरेट है, मतलब जो हम रिजल्ट पाना चाहते हैं वही रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पूरा पढ़ा है, क्या करते हैं हम पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी में, अगर एक ऊपर ऊपर से बात करें तो पहले जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो हम डिफाइन करते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम काम करना चाहते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, ठीक, उसके बाद हम जो सेकेंड स्टेप करते हैं वो होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस उसके बाद करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एथिक्स के बारे में जानते हैं और फाइनली हम रिपोर्ट राइट करते हैं। तो ये जो डेटा कलेक्शन एनालिसिस पार्ट है इसकी ही हम बात कर रहे हैं अब तक। ठीक है सर, अब सर मेथड वैलिडेशन और एक होता है रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब ये है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ऐसा है, आपने एक AI डिटेक्शन सिस्टम बनाया है, कैंसर डिटेक्शन सिस्टम, और उसमें क्या हुआ कि वो कैंसर डिटेक्शन सिस्टम सिर्फ बुरा लोग का ही कैंसर डिटेक्ट कर पा रहा है। मतलब जो यंग सेल्स है उसमें कैंसर नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। मतलब आपका जो भी आपका वो है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका वैलिड तो है। मतलब वैलिड क्यों है, बिकॉज वो पूरे लोग में तो कैंसर डिटेक्ट कर पा रहा है, कैंसर डिटेक्ट कर पा रहा है, लेकिन हर एक सिचुएशन में नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर यंग सेल्स हुआ तो नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं कि ये तो रिलायबल नहीं है ना। रिलायबल नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, और रिलायबल है मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। मतलब अगर रिलायबल कोई सा भी एक रिसर्च है तो वो क्या होगा कि बूढ़े का भी कैंसर डिटेक्ट करेगा, यंग जो लोग है उसका भी कैंसर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या है, रेफर टू कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, ये आप समझ सकते हो। ठीक है सर, हम समझ गए। सर आगे बढ़िए। ठीक है, बढ़ता हूँ। ठीक है सर,
इसका रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही लिख के आना है। इंश्योरिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इज क्रूशल, मतलब जो आप एग्जाम में लिख के आओगे वही है, ठीक है। अब सर ऑब्जर्वेशन, अब सर हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, सर कितना तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं? तो एक होता है ऑब्जर्वेशन, मतलब आप समझो कि आप एक फ्रूट शॉप में गए, फ्रूट शॉप में गए और क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया, डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं आप, ओनर से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते, तो तब क्या होगा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व द सेल्स। आप देखोगे कि एक दिन में कितना सेल्स कर पाए वो फ्रूट, उसे ही हम कहते हैं ऑब्जर्व। मतलब एकदम आपके तो मतलब वो नहीं है कि एकदम सामना सामनी आप इंटरव्यू ले रहे हो या सर्वे कर रहे हो, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड का मतलब क्या है, डेटा कलेक्शन दो तरीके का होता है, मतलब क्या क्या होता है, मैं थोड़ा सा लिख के देता हूँ आपको, ठीक है, आप थोड़ा सा ठीक। मेनली डेटा जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, और एक होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। आसान से समझ में सर, एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है। सर प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या होता है ना, प्राइमरी डेटा कलेक्शन ऐसा होता है जो आप खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, मतलब आप इंटरव्यू कर रहे हो किसी से या पॉडकास्ट कर रहे हो। और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है कि आप किसी और का बनाया हुआ सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप एक फ्रूट सेलर का देखना चाहते हो कि कितना सेल्स है, और किसी ने एक बुक लिख के रखा है कि फ्रूट सेलर का इतना सेल्स होता है, आप बुक में से पढ़े, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, ठीक है सर, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पार्ट होता है। और क्या होता है, रिसर्चर इसमें देखता है, वॉचेस एंड रिकॉर्ड इवेंट्स, मतलब उसे रिकॉर्ड करके रखता है कि आज एक दिन में मैंने ऑब्जर्व किया सेल से 20 रुपए का, दूसरे दिन 40 रुपए का, ठीक है, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, रिसर्चर यूज ए चेकलिस्ट शेड्यूल स्पेसिफिक बिहेवियर इन रिकॉर्ड। मतलब स्ट्रक्चर में आप एक चेकलिस्ट पहले ही बना लेते हो कि मैं ये सारा चीज़ ऑब्जर्व करूँगा। शायद इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें आपने लिखे हो कि इसमें एप्पल, ठीक है, अगर एप्पल इधर सेल होता है तो आप इसमें टिक करोगे, मतलब आपने एक चेकलिस्ट है आपके पास कि एप्पल बिक्री हुआ। और इधर क्या है, शायद आप मान लो कि एक बनाना का सेल हुआ तो आप इसमें से टिक करोगे, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके पास कोई सा भी चेकलिस्ट नहीं होगा, आप रैंडमली करोगे कि रैंडमली सेल्स इतना है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो ना, स्ट्रक्चर क्या है, मतलब डिटेल, इन डिटेल ऑब्जर्वेशन है कि मैं देख रहा हूँ कि एप्पल का मेरे पास अलग एक चेक लिस्ट है, बनाना का एक अलग चेक लिस्ट है, मैं ये बता सकता हूँ कि एप्पल का इतना सेल हुआ, बनाना का इतना सेल। अनस्ट्रक्चर में इतना क्या नहीं कह सकते। अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में द ऑब्जर्वर नोट्स एनीथिंग दैट ऑफ इंटरेस्ट। एक होता है डिस्क्विज्ड और अनडिस्क्विज्ड, मतलब डिस्क्विज्ड ऑब्जर्वेशन में जिसमें आप कर रहे हो वो नहीं जानता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारा जो होता है, मतलब आजू बाजू में जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि सीसीटीवी का काम करते हैं। मतलब अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो वो ठीक देख लेंगे कि आप रिलेशनशिप में हो, और उसको मतलब एक टॉपिक बना देंगे। तो आप नहीं जानते हो कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है, यही है डिस्क्विज्ड। और अनडिस्क्विज्ड में आप जानते हो कि हाँ ऑब्जर्व तो कर रहा है। तो ऐसा ही बात है, मतलब उतना कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का टूल्स के बारे में जान लेते हैं कि किस किस चीज़ होता है जो ऑब्जर्वेशन टूल्स में हेल्प करता है। ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, हमारे पास टूल्स होना चाहिए। एक तो हो सकता है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट मतलब स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लास, मतलब आपके पास एक चेकलिस्ट है, ऐसा ऐसा करके एक पेपर है जिसमें आप ऐसा करोगे ना, इधर गुड, शायद गुड लिखा है, इधर वेरी गुड, इधर है मॉडरेट। अगर स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो आप इधर टिक करोगे, अगर मॉडरेट है तो इधर टिक करोगे। समझ समझ चुके हो, ठीक है। रेटिंग स्केल्स होता है न्यूमेरिकल असेसमेंट, मतलब आपने सेल्स का रेटिंग कर दिया। आप एक फ्रूट शॉप में थे और आप रेट कर रहे हो कि आज सेल्स हुआ, एक 1 से 10 में मैं रेट करूँगा। आज आज सेल्स अच्छा हुआ तो मैं 9 रेट कर सकता हूँ। समझ चुके, ठीक है सर, ठीक है सर, हम समझ चुके हैं सर, इतना तो मतलब बड़ा बात नहीं है। हमारे पास नोट्स हो सकते हैं, हम नोट्स ले सकते हैं, कितना हो सकता है, ठीक है। टाइम सैम्पलिंग एक होता है, मतलब जिसमें हम टाइम भी नोट करके रहते हैं कि इतना टाइम में इतना बनाना का सेल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स हो सकता है, आप ये सब जानते हो, ठीक है। और थोड़ा सा विजुअल एविडेंस के लिए हम फोटोग्राफ्स लेते हैं,
ठीक है, रिसर्च स्पीच पैटर्न से हम ऑडियो कर लेते हैं, एक वीडियो कर लिया कि सेल्स का इतना हुआ, तो वो भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। आप एक खुद से लिख सकते हो, मतलब ज़्यादा समझ सकते हो कि उतना कुछ नहीं। ठीक है, अब से थोड़ा सा डेटा कलेक्शन मेथड्स में हम सर्वे का बारे में जान लेते हैं। सर सर्वे का बारे में क्या है, सर्वे भी एक प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड ही होता है। सर आप थोड़ा सा हमें समझाइए कि सर्वे सिस्टमेटिकली गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर प्री डिफाइंड क्वेश्चन टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव एंड समटाइम्स क्वालिटेटिव डेटा। मतलब सर्वे में क्या करते हो आप, एक सिस्टमेटिकल इन्वेंटरी, जैसे होता है ना कि आपको कॉलेज में गूगल फॉर्म देता है, उस गूगल फॉर्म में आपको ऐसा बोलते हैं कि सेमेस्टर के लिए कितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाया गया है या कुछ पढ़ाया गया है, उसके बारे में आप रेट करो। तो उसमें क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होता है, मतलब एक क्वेश्चन का सेट होता है जिसको आपको आंसर करना पड़ता है, और वो प्री डिफाइन है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं। वो एक सेट है क्वेश्चन का, जो अगर मैं भी उस गूगल फॉर्म को खोलूँ तो मुझे भी वही क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, आप भी खोलो तो आपको ही आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। और क्या हो सकता है, सर्विस कैन भी ऑनलाइन हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फ़ोन फेस टू फेस हो सकता है। ठीक है, गूगल फॉर्म्स कैन क्विकली कलेक्ट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लेना। तो कौन सा अच्छा होता है, डिपेंड्स करता है बजट में, इंफॉर्मेशन नीडेड में, और ठीक है, मतलब सर्वे क्या हो सकता है कि एक बहुत ही फॉर्मल सा। अब मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में इधर एक समरी लेके आया हूँ। क्या हो सकता है, ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, मतलब क्या हुआ, आपने एक गूगल फॉर्म में सर्वे कर लिया कि स्टूडेंट का हमारा रेटिंग कितना अच्छा दिया गया है। ठीक, पेपर सर्वे हो सकता है, फेस टू फेस, मतलब आपने एकदम फेस में जाकर सर्वे किया कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सेमेस्टर का एग्ज़ाम। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको कॉलेज की पढ़ाई, तो फेस टू फेस आप सर्वे कर सकते हो। क्रॉस सेक्शनल सर्वे और लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल मतलब ठीक एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सर्वे किया जाता है। जैसे आपको क्या होता है कि हम्म, होता है ना कि आपका सारा, आपने शायद डाइट किया है, और हर एक महीने के अंतर अंतर मतलब 30 दिन बाद बाद आपको एक डाइट का सर्वे किया जाता है कि आपका डाइट ठीक है कि नहीं, मतलब 30 दिन बाद किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल, मतलब एक ही टाइम में किया जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइम। और लॉन्गिट्यूडनल सर्वे क्या होता है, रिपीटेड ओवर टाइम, मतलब ट्रैकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स एनुअली, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन बाद के बाद ही आपको, मतलब बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत रिपीट हो रहा है कि आपका जो मेंटल हेल्थ है, मतलब आप सेमेस्टर की वजह से जो आपका दिमाग खराब हुआ है, वो बार बार हम एक लॉन्ग टाइम ऑफ स्पैन में वो सर्वे कर रहे हैं। मतलब आपको एक दिन पहले ही पूछा था, उसके बाद एक दिन बाद ही पूछा कि आज ठीक है आपका मेंटल हेल्थ, 3 दिन बाद पूछा कि आज ठीक है आपका मेंटल हेल्थ, तो आप बोलोगे ठीक है मेरा थोड़ा सा। ठीक, एनालिटिकल सर्वे, जिसमें आप ऐसा सर्वे जिसको आप डेटा जो कलेक्ट होगा उसके बाद आप एनालिसिस करोगे, हम ये जानते हैं। डिस्क्रिप्टिव सर्वे, ऐसा सर्वे जो कि आप सर्वे करोगे उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है प्रॉब्लम को। ठीक है सर, हम समझो। सर क्वेश्चनरीज क्या होता है, अब इसमें डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पढ़ के जाना डिफरेंस। क्वेश्चनरीज क्या होता है, क्वेश्चनरीज इज सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन द सर्वे इंस्ट्रूमेंट पोस्टेड respondents. It typically combines closed-ended question and open-ended question. क्वेश्चनरीज भी क्या भी होता है, मतलब एक सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन, एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट ही होता है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज को हम, मतलब सर्वे अगर एक सेट है ना, तो क्वेश्चनरीज क्या है, अगर ये पूरा सा एरिया सर्वे है तो इसका एक छोटा सा पार्ट होता है क्वेश्चनरीज, मतलब एक सर्वे का ही पार्ट है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब जिसमें आप ज़्यादा खुल सकते हो, मतलब क्या है, हाउ मेनी आवर्स डू यू, अच्छा ठीक है, जैसे होता है डिस्क्राइब हाउ योर फोन यूसेज इफेक्ट्स योर स्टडी हैबिट्स, मतलब इसमें आप खोलोगे ना, आपका माउथ ज़्यादा से ज़्यादा खोलेगा, इसलिए ओपन एंडेड। मतलब आप बोलोगे कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा, हाँ कुछ गलत चीज़ें देख रहा हूँ क्रोम में या कुछ भी देख रहा हूँ तो। और क्लोज एंडेड क्या होता है, हाउ मेनी आवर्स पर डे डू यू यूज़ योर फोन, मतलब इसको आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर जो होता है वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। मतलब आपको ऐसा बताया जा रहा है आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो आप बोलोगे 7 घंटे, और ज़्यादा कुछ बोल पाओगे क्या, नहीं है, तो ये क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, आप मतलब कर सकते हो, सेट ऑफ क्वेश्चन ही होता है, टिपिकली कंबाइंस क्लोज। और थोड़ा सा आज हम इंटरव्यू के बारे में भी जान लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा जो वो है वो ख़त्म हो जाए। इंटरव्यूज़ क्या होता है, इंटरव्यूज़ कलेक्ट डेटा थ्रू डायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन, डायरेक्ट आपके साथ किसी का इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो वो होता है इंटरव्यू, है ना, वन से वन, जैसे बोलते हैं ना न्यूज़ चैनल में कि हमने एक आज पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया, मतलब आप डायरेक्ट पीएम मोदी से मिले और उससे क्वेश्चन पूछे।
ठीक है सर, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंटरव्यू के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कितना तरीके का इंटरव्यू होता है और कैसा कैसा इंटरव्यू होता है, ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंटरव्यू एक हो सकता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब जिस इंटरव्यू आस्क्ड ए फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर ऑफ एवरी रिस्पॉन्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमारे पास है और हम वही पूछेंगे। मतलब कैसे हो सकता है कि रिसर्चर कॉल मल्टीपल चॉइस सेटिस्फेक्शन क्वेश्चंस, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास, एक फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन है कि हम वही पूछेंगे और हम पेपर पे लिख के जाते हैं ना। बहुत सारे लोग अब देखते हो ना कि पेपर में देख के इंटरव्यू पूछते हैं कि मोदी साहब आप कैसे हो, मोदी साहब आपका 5 होता है ना, मतलब 5 years बाद कैसा आप क्या करना चाहते हो। तो एक फिक्स्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं माइंड में जो आ रहा है वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक फिक्स्ड पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन है, वही कहते हैं हम स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं कि interviewer uses a flexible guide with key question but can probe or adjust order. It allows depth while keeping focus. Interview discuss user experience. ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपका। क्या हो सकता है कि आप देख रहे हो ऐसा है, मतलब आपके पास एक सेट, सेमी स्ट्रक्चर मतलब आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, लेकिन क्या कर सकते हो आप स्ट्रक्चर वर्ड में, आप क्या कर सकते हो अगर आपने ऐसा लिखा है कि 1 नंबर क्वेश्चन इज दिस, 2 नंबर क्वेश्चन यू है, 3 नंबर क्वेश्चन ये है, तो आपको ऑर्डर में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। पहले तो 1 पूछना पड़ेगा, उसके बाद 2 पूछना पड़ेगा, उसके बाद 3 पूछना पड़ेगा। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर में आप ऑर्डर को ऑल्टर कर सकते हो, मतलब पहले 3 नंबर क्वेश्चन पूछे आप, उसके बाद 2 नंबर पूछे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो ऑर्डर। द इंटरव्यू डिस्कस यूजर एक्सपीरियंस विद गाइडिंग प्रॉम्प्ट्स बट एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स फर्दर। ठीक है, मतलब आपके पास एक स्ट्रक्चर क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद आपने थोड़ा सा उसको और डीप में जाकर क्वेश्चन किया, जो कि आपका पेपर में ही लिखा हुआ था। अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि स्टडी हैबिट के बारे में मैं किसी अगर दोस्त को पूछूं तो एकदम ओपन एंडेड हो जाएगा। दिस कन्वर्सेशन इज मोर लाइक इनफॉर्मल डिस्कशन, कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है, एकदम इनफॉर्मल है कि बेटा तू, मतलब बोलते ना कि कैसे कैसे कुछ करता है, ठीक है, तू कौन सा गलत वीडियोस देखता है, तो एकदम इनफॉर्मल क्वेश्चन है और ये प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, जिसमें हम क्या करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं कि होता है ना कि 5-10 बंदे मिलकर एक इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको ही कहते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यूज। ठीक है सर, आज प्राइमरी डेटा कलेक्शन के बारे में हम जान गए और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, उसके बाद एनालिसिस का स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें। थैंक यू।